11 मार्च की सुबह एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड पे, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एसबीआई को फटकार लगाई। और ये फटकार एसबीआई को नहीं, बल्कि यह फटकार कहा जा रहा था कि बीजेपी की लगी है, केंद्र की मोदी सरकार की फटकार है। ये फटकार इस कदर लगी कि हर जगह चर्चे होने लगे, बीजेपी के हिसाबों की पोल खुलने लगी। कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ ने फैसला लिया है, इस फैसले की अगर आवाज देर तक गूंजती रही तो आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन देर शाम बीजेपी ने एक प्लान सेट किया। खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, बड़े फैसले ले सकते हैं। देश की तमाम लोगों की निगाह है, मीडिया घरानों की निगाह है और आम लोगों की निगाह है टीवी स्क्रीन पर जम गई। प्रधानमंत्री के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर पल पल के अपडेट लिए जा रहे थे। वक्त 6 बजने के आसपास सुबह शाम होते होते इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा जो सुबह से गूंज रही थी, जिससे मोदी और अमित शाह के पसीने छूट रहे थे, वो खबर दब गई। क्योंकि प्रधानमंत्री ने संबोधन तो देश को उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस बीच अमित शाह ने सीएए कानून लागू कर दिया। और इस कानून के बाद हेडलाइन बदलने की दिशा में कदम उठाए जाने लगे और यह आरोप लगने लगा। तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ पर यह बताया गया कि बीजेपी की फजीहत, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो करतूत है, भाजपा की जो करतूत है, वो उजागर ना हो जाए, इस बात से हेडलाइन को मैनेजमेंट किया जा रहा था कि अगली सुबह जब गांव देहात के लोग, सुदूर ग्रामीण इलाके के लोग, भारत के कोने कोने के लोग जब आंख खोले और उनके आंखों के सामने अखबार के पहले पन्ने पर जो खबर हो, जो तस्वीर हो, उस तस्वीर में इस बात की चर्चा कहीं नीचे दब जाए, जिसमें कि ये बात का जिक्र हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर भाजपा की खूब फजीहत हुई है, अमित शाह नरेंद्र मोदी को हिसाब देना होगा, बीजेपी एसबीआई के बहाने जो है उनका पर्दाफाश हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन को 11 मार्च की शाम जो खबरें आई निकल के, वो 12 मार्च की शाम 5 बजे तक की जो डेडलाइन थी, वो अखबार के किसी निचले पन्ने के कोने में पड़ गई और लोगों का ध्यान भटक गया। और इसी बात को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। देश के 3 बड़े नेताओं ने या देश के तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने एक साथ एक मोर्चे पर खुला ऐलान कर दिया। कहा कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भाईचारा, आम लोगों की बात है, आम लोगों की समस्या, उस पर बात नहीं हो रही है, बल्कि ये लोग मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने, बिहार से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बिहार में नेता विरोधी दल, उन्होंने लिखा किस तरीके से हेडलाइन बदलने के आरोप लगाए गए। कहा गया कि हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल चल रहा है और यह खेल बीजेपी के बेनकाब हो रहे चेहरे को ढकने की कोशिश है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। यह देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। विगत 10 सालों में बीजेपी शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक हो गया है। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की जो महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग हैं वो परेशान है। मध्य वर्ग के लोग, निम्न मध्य वर्ग के लोग परेशान है महंगाई से, अपनी जरूरतों को लेकर। लेकिन 10 सालों से जो सरकार है वो इस दिशा में ना काम कर रही है ना बात कर रही है। आगे तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि विगत 46 सालों से देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर आई है।
नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण कर पहले से काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी छीन रही है। निजी क्षेत्र में नौकरियां घट रही है। देश में गरीबी का आलम यह है कि खुद मोदी सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण करना पड़ता है। यह देश में गरीबी का आलम है कि प्रधानमंत्री जो हर मंच से यह बड़े बड़े नारा जुमला दावे करते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, यह प्रमाण है कि देश में गरीबी का आलम क्या है कि लोगों को मुफ्त में सरकार को राशन देना पड़ रहा है। एनडीए सरकार के नोटबंदी जैसे बिना सोचे समझे लिए गए फैसले तथा बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बना गलत निर्णय लेने से छोटे व्यापारी, लघु एवं मध्य उद्योग धंधे समाप्त हो गए हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में स्वरोजगार खत्म हो गया है और हो रहा है। बीजेपी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनकी विश्वसनीयता को भी समाप्त कर दिया है। बीजेपी नेता संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बातें करें ताकि आरएसएस का विभाजनकारी एजेंडा लागू किया जा सके। मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव पूर्व नित नए प्रपंच रचती है, हेडलाइन मैनेजमेंट करती है और यहीं से सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंडिंग में आ गया, हेडलाइन मैनेजमेंट। हर जगह इस शब्द का, हर जगह इस वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हेडलाइन को मैनेज किया जा रहा है। इस बार जनता मुद्दे पर मतदान कर अपने वोट की चोट से झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले, नफरत बांटने वालों को सजा देगी। जनता जाग चुकी है। तो यह तेजस्वी यादव का कहना था। वहीं आपको बात करें कि विपक्ष के मुख्य जो नेता है राहुल गांधी, उनका सीधे तौर पे कहना था। कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के जो सांसद हैं वो संविधान बदलने वाले बयान देते हैं और इस पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और ये चुप्पी काफी खतरनाक है। अब चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है, संविधान या संविधान, सामाजिक न्याय या शोषण, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता, नागरिक अधिकार या बेबस जनता, बोलने की आजादी या डर भरी चुप्पी, मोहब्बत या नफरत, विविधता या एकाधिकार, न्यायपूर्ण व्यवस्था या तानाशाही अन्याय। आजादी के संघर्ष से मिली भारत की सबसे कीमती धरोहर संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला अब आपके हाथों में है। यह सीधे तौर पे बातें कहा जा रहा है कि अब हेडलाइन मैनेजमेंट खेल का। राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल भी इस बार चुप नहीं बैठे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लिया है और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए लागू होने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर, भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, 10 साल देश पर नाच करने के बाद ऐन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्य वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय लोग सीएए ला रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देश से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। क्यों? पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देश के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है क्योंकि इस देश के स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए यह गंदी राजनीति कर रही है। यह देश के खिलाफ है। खासकर
असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो देश के बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। हेडलाइन बदलने के इस पूरे मैनेजमेंट के खेल को लेकर तमाम जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, वो फंड जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं होता है, उस फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज किया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऐतराज के बाद भी ना ये लोग सुधरने के लिए तैयार हैं और ना ही ब्यौरा देने के लिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार की बातें बाहर न चली जाए, इसलिए हेडलाइन ही बदलने के लिए सीएए कानून को लागू किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के फैसले और विपक्ष के आलोचनाओं के बीच सीएए पूरे देश में कानून बनाकर लागू कर दिया गया। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के खेल ने अखबारों के पन्ने से, टेलीविजन के स्क्रीन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली खबर को गौण जरूर कर दिया है। यह दावा और दलीलें दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की जोर आजमाइश खूब होगी। तर्क और कुतर्क दोनों दिए जाएंगे। अब देखना है कि 2024 में देश की जनता किन के बातों पर, किन के वादों पर और किन के भरोसे पर मुहर लगाती है, क्योंकि फैसला तो देश की जनता को करना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।